जय हिंद दोस्तों, आज के इस क्लास में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो साथियों, बिहार पुलिस सिपाही की नई भर्ती के लिए आज आपका साइंस का प्रैक्टिस सेट नंबर 12 चलेगा। और साथियों, इससे पहले जो भी प्रैक्टिस सेट आपका छूटा हुआ है इसके लिए अलग से प्लेलिस्ट बना हुआ है। आप लोग चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर उन सभी वीडियो को देख सकते हैं, या फिर प्लेलिस्ट का लिंक आपको इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएगा। वहाँ से क्लिक करके आप लोग प्लेलिस्ट में जा सकते हैं। तो चलिए, आज आपका साइंस का प्रैक्टिस सेट नंबर 12 सॉल्व होगा। तो शाम के 7:30 बज चुके हैं, फटाफट से आप लोग लाइव चैट के साथ जुड़ जाइए। तो चलिए, आज का पहला क्वेश्चन देखिए। आमीटर से क्या मापा जाता है? विद्युत धारा, विभवांतर, वायु की चाल या फिर डी उच्च ताप को। बिल्कुल टॉप लेवल का क्वेश्चन है। और साथियों, जो भी चैनल पर पहली बार आए हैं आप लोग क्लास टाइमिंग को नोट कर लीजिए। साइंस के लिए प्रैक्टिस सेट आपको डेली शाम 7:30 बजे दिया जाता है, और मिक्स प्रैक्टिस सेट रात 8 बजे। मिक्स प्रैक्टिस सेट में आपको जीके, जीएस यानी कि आपका हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स और हिंदी व्याकरण का प्रश्न, ये सभी आपको रात 8 बजे की क्लास में और 7:30 बजे की क्लास में साइंस प्रैक्टिस सेट। तो साथियों, आमीटर की बात करें, इससे विद्युत धारा को मापा जाता है, यानी कि विद्युत धारा को मापने के लिए आमीटर का इस्तेमाल होता है। उच्च तापमान को मापने के लिए किस यंत्र का प्रयोग होता है? ये क्वेश्चन आता है, तो लिख लीजिए पायरोमीटर। जो भी हम क्वेश्चन के साथ एक्स्ट्रा फैक्ट को बताएंगे आप लोग भी साथ में कॉपी में लिखते चलिए। तो पायरोमीटर से उच्च तापमान को मापा जाता है। वायु की चाल को मैक संख्या से मापा जाता है। किससे? मैक संख्या से। ठीक है, यानी कि हवाई जहाज अगर स्पीड मापना है तो उसके लिए मैक संख्या का इस्तेमाल किया जाता है। और विभवांतर की बात करें तो इसको मापने के लिए वोल्ट मीटर है, वोल्ट मीटर। दूसरा क्वेश्चन है, साबुन को जल में घोलने पर जल का पृष्ठ तनाव क्या होगा? बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। और साथियों, ये क्वेश्चन हम कल भी आपको बता चुके हैं, इसलिए आपसे बोलते हैं कि आप लोग डेली क्लास को अटेंड कीजिए। और साथियों, अगर आपको इस बार बिहार पुलिस में सच में सिलेक्शन लेना है, 100% सिलेक्शन चाहिए, तो आप लोग डेली क्लास को अटेंड कीजिए। और जिन्होंने अभी तक बिहार पुलिस के कोर्स को परचेज नहीं किया है, फटाफट से जाकर आप लोग परचेज कर लीजिए। ऑलरेडी बहुत सारे बच्चों ने कोर्स को ले रखा है और यहाँ से पढ़ाई भी कर रहे हैं, तो आप लोग पीछे मत रहिए। ये व्हाट्सअप नंबर है, कोर्स के बारे में कुछ भी जानकारी चाहिए तो इस पर आप लोग मैसेज करके पूछ सकते हैं। तो साबुन को जल में घोलने पर जल का पृष्ठ तनाव क्या होता है? घटता है। ठीक है, यहाँ पर ए ऑप्शन आपका राइट आंसर है, घटेगा। और पृष्ठ तनाव की बात करें, इसी के कारण जो वर्षा की बूंदें होती है वो गोल होती है। पूछा जाता है कि वर्षा का जो बूंद होता है वो गोल किसके कारण होता है? तो पृष्ठ तनाव के कारण। अगला क्वेश्चन देखिए, गंदे जल में जमे हुए मच्छरों को नष्ट करने के लिए केरोसिन तेल का उपयोग किया जाता है, क्यों? चलिए, क्वेश्चन नंबर 3 के लिए आंसर बताइए। तो यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा, केरोसिन तेल क्या करता है? जैसे ही जल में केरोसिन तेल को मिलाया जाता है, जल का पृष्ठ तनाव कम हो जाता है। तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा, यह जल के पृष्ठ तनाव को कम कर देता है। ए ऑप्शन यहाँ पर आपका सही जवाब है। जल में केरोसिन तेल मिलाएगा तो जल का पृष्ठ तनाव कम होगा। अगर पानी में डिटर्जेंट पाउडर को मिलाया जाता है तो पर भी क्या होता है? जल का पृष्ठ तनाव घटता है। क्वेश्चन नंबर 4, चुंबकीय क्षेत्र में गतिमान निम्नलिखित में से कौन सा विक्षेपित नहीं हो सकता है? अब देखिए, इस क्वेश्चन को आपको थोड़ा सा डिटेल में बताते हैं, ध्यान से सुनिएगा। मान लीजिए ये आपका एक चुंबक है, तो जब ये चुंबक है तो इसके आसपास क्या होगा? चुंबकीय क्षेत्र होगा। तो यहाँ पे सब किरण है, प्रोटॉन है, कैथोड किरण है, न्यूट्रॉन है और अल्फा कण है। सबसे पहले यहाँ से देखिए, अगर हम बीटा कण को यहाँ से अगर गुजारते हैं, मान लीजिए बीटा कण है, तो इस पर कैसा चार्ज होता है? बीटा कण पर हमने आपको कल या परसों बताया था, माइनस। अल्फा कण अगर यहाँ से गुजारते हैं तो अल्फा कण पर कैसा चार्ज होता है? तो प्लस होता है। तो बताइए, बीटा कण माइनस है, अल्फा कण क्या प्लस है, तो ये दोनों क्या होगा? आपस में विच्छेदित होगा, यानी दोनों आपस में आकर्षित होगा। तो बीटा कण भी क्या होगा? चुंबकीय क्षेत्र में गुजारेंगे तो ये भी विचलित होगा, ये भी विचलित होगा। प्रोटॉन की बात करें, अगर प्रोटॉन को यहाँ से गुजारते हैं तो प्रोटॉन पर कैसा चार्ज होता है? तो आप सभी जानते हैं प्रोटॉन पर भी प्लस चार्ज होता है। तो ये भी क्या होगा? बीटा किरण से ये विच्छेदित होगा, यानी कि जिस पर आवेश होगा वो चुंबकीय क्षेत्र में विक्षेपित होगा। तो प्रोटॉन तो आपका आंसर नहीं होगा। यहाँ पर बोला गया कौन सा विक्षेपित नहीं होगा, तो जिस पर आवेश होगा वो हमेशा विक्षेपित होगा। कैथोड किरण की बात करें
तो कैथोड किरण पर भी प्लस चार्ज होता है, तो ये भी विक्षेपित होगा क्योंकि इस पर प्लस चार्ज है। न्यूट्रॉन की बात करें तो न्यूट्रॉन पर कोई भी चार्ज नहीं होता है, न्यूट्रॉन जो है ये आवेशहीन होता है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, न्यूट्रॉन। चूँकि इस पर कोई भी चार्ज नहीं है तो ये विक्षेपित नहीं होगा। बाकी अल्फा कण पर प्लस होता है, ये तो हमने आपको बता दिया। तो साथियों उम्मीद करते हैं ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। बस आपको इतना ध्यान रखना है, जिस किरण पर चार्ज होगा वो विक्षेपित होगा, तो केवल न्यूट्रॉन ऐसा है इस पर चार्ज नहीं होता है। मैक संख्या का उपयोग किसकी चाल निर्धारण करने में किया जाता है? चलिए बताइए 5 के लिए आंसर। और साथियों आप लोग अभी से तैयारी में लग जाइए, ठीक है, क्योंकि एक बार अगर बिहार पुलिस में वैकेंसी आ जाता है तो बहुत ही जल्द इसका एग्जाम डेट भी आ जाएगा, क्योंकि 2025 में आप सभी जानते हैं इलेक्शन है, तो इलेक्शन से पहले जो है ये आपका कंप्लीट कराया जाएगा भर्ती, इसलिए आप लोग अभी से पढ़िए। तो मैक संख्या का उपयोग किसके लिए होगा, विमान की गति मापने के लिए, ठीक है, अभी हमने आपको थोड़ी देर पहले बताया था, आंसर हो जाएगा विमान। आगे देखिए, ध्वनि का वेग सबसे ज़्यादा किस में होता है? और साथियों कोई भी क्वेश्चन में डाउट हो तो आप लोग पूछ सकते हैं। तो ये तो सिंपल सा क्वेश्चन है, हम आपको कई बार बता चुके हैं कि ध्वनि का वेग सबसे अधिक ठोस में होता है, ठोस से कम होता है द्रव में, द्रव से कम होता है गैस में, और निर्वात में ध्वनि का वेग चलता ही नहीं है। तो देखिए इसमें से ठोस सबसे कौन होगा, इस्पात होगा, इसलिए इसमें ध्वनि का वेग सबसे अधिक होगा। तो उम्मीद करते हैं ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 7, पृथ्वी तल से ऊपर या नीचे जाने पर गुरुत्वीय त्वरण का मान क्या होगा? अब देखिए बहुत लोगों को लग रहा होगा ये क्वेश्चन हार्ड है, लेकिन यकीन मानिए बहुत ही सिंपल है। और जिनको भी साइंस हार्ड लगता है बस आप लोग रेगुलर क्लास को देखिए, ठीक है, आपको रेगुलर क्लास करना है, फिर देखिए कमाल, आपके लिए साइंस भी बहुत ही आसान हो जाएगा। तो छोटी जी, गुरुत्वीय त्वरण को छोटी जी से लिखते हैं और इसका मान होता है 9.8, ये तो आप सभी जानते हैं। तो छोटी जी का मान जो है हर एक स्थान पर बदलते रहता है। जैसे कि मान लीजिए ये हमारा अर्थ है, ये आपका भूमध्य रेखा है, ऊपर आपका क्या है, ये ध्रुव है, नीचे भी ध्रुव, यानी कि ऊपर आपका उत्तरी ध्रुव है और ये आपका दक्षिणी ध्रुव है। तो देखिए ध्यान दीजिए, छोटी जी की बात करें तो यहाँ पर पृथ्वी का सेंटर है, तो पृथ्वी के सेंटर पर छोटी जी का मान होता है 0, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अब यहाँ से क्वेश्चन बनता है कि छोटी जी का मान सबसे अधिक कहाँ पर होता है, तो सबसे अधिक होता है ध्रुव पर, यानी कि ये जो उत्तरी ध्रुव है और ये दक्षिणी ध्रुव है, यहाँ पर छोटी जी का मान सबसे अधिक होगा। अब यहाँ से क्वेश्चन बनता है कि छोटी जी का मान सबसे मिनिमम कम होगा, कम कहाँ पर होगा, तो ये भूमध्य रेखा पर, भूमध्य रेखा पर कहीं भी यहाँ पर चले जाए इस जगह, तो छोटी जी का मान सबसे कम होगा, यानी कि मिनिमम होगा। और 0 कहाँ पर होगा, तो पृथ्वी के सेंटर पर। और पृथ्वी के सतह से, मान लीजिए पृथ्वी का सतह है, अगर उससे ऊपर जाते हैं या नीचे आते हैं तो छोटी जी का मान घटता है। तो हमने आपको 3 प्रश्न बताया, मैक्सिमम कहाँ पर होगा, ध्रुव पर, कम कहाँ पर होगा, भूमध्य रेखा पर, 0 कहाँ पर होगा, पृथ्वी के केंद्र पर, छोटी जी का मान घटेगा कब, तो पृथ्वी के सतह से ऊपर जाएंगे या फिर जमीन के अंदर जाएंगे तो छोटी जी का मान क्या होगा, घटेगा, ठीक है, ये तो आप सभी जानते हैं। अब ऑप्शन के अकॉर्डिंग लगाना है कि पृथ्वी तल से ऊपर या नीचे जाने पर गुरुत्वीय त्वरण का मान क्या होगा, तो घटेगा, ठीक है। अभी हमने आपको बताया कि पृथ्वी तल है, मान लीजिए ऊपर जाते हैं आसमान की ओर या नीचे जाते हैं तो क्या होता है, ये घटता है। क्वेश्चन नंबर 8, एक चलती हुई वस्तु पर कोई बल का प्रयोग ना हो तो वह निरंतर डैश के साथ चलेगा। तो देखिए जब कोई वस्तु है उस पर कोई बल का प्रयोग ही नहीं हुआ है तो निरंतर वो गति के साथ चलते रहेगा, ठीक है, यहाँ पर सी ऑप्शन आपका सही जवाब है, गति। क्वेश्चन नंबर 9, सभी चुंबकत्व का स्रोत क्या है? देखिए सभी चुंबकत्व का स्रोत होता है विद्युत आवेश, ठीक है। जैसे ही विद्युत दिया जाता है वैसे ही उसमें चुंबकीय गुण आ जाता है, ठीक है। कोई भी चीज़ है अगर उसमें विद्युत को प्रवाह करेंगे तो उसमें चुंबकीय गुण ऑटोमेटिक आ जाता है। तो जितने भी चुंबकत्व होते हैं उसका मेन सोर्स होता है विद्युत आवेश। यहाँ पर डी ऑप्शन आपका राइट आंसर है। मान लीजिए एक वायर है, ठीक है, नॉर्मल सा वायर है, तो इसमें अगर अभी विद्युत चुंबकत्व का गुण नहीं है, लेकिन जैसे इसमें अगर करंट देते हैं तो इसके आसपास क्या होता है, चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है, ठीक है। तो आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, विद्युत आवेश। सभी चुंबकत्व का स्रोत क्या है, विद्युत आवेश।
क्वेश्चन नंबर 10, प्रकाश का वेग पहली बार किसने खोजा था? अब देखिए बहुत को यहाँ पे डाउट होगा कि सर विद्युत से चुंबकत्व कैसे आता है। तो आपने देखा होगा जो 11,000 जो वायर होता है 25,000 वोल्ट का भी होता है, वहाँ पे लिखा होता है कि इसके नज़दीक ना आए, आने से क्या होता है वो खींच लेगा ऑटोमेटिक। मान लीजिए अगर ये 25,000 वोल्ट का तार है और अगर आप इसके आसपास भी आते हैं तो वो ऑटोमेटिक आपको खींच लेता है। तो यही आपका क्या है, विद्युत चुंबकत्व है। इस तार का क्या है, चुंबकत्व का गुण है। जितना अधिक करंट होगा उसका चुंबकत्व शक्ति जो है उतना ही अधिक होगा। तो प्रकाश का वेग जो है पहली बार रोमर ने ज्ञात किया था। किसने किया था? रोमर ने। और प्रकाश का वेग कितना है? 3 गुना 10⁸ मीटर प्रति सेकंड, ठीक है, जो कि सबसे अधिक है हवा या निर्वात में। इनमें से कौन सा स्वाभाविक रूप से मिलने वाला बहुलक है? चलिए बताइए क्वेश्चन 11 के लिए आंसर। तो स्वाभाविक रूप से मिलने वाला बहुलक यानी कि प्राकृतिक रूप से बना है तो ये एकमात्र स्टार्च ऐसा बहुलक है जो प्रकृति में होता है। यहाँ पर सी ऑप्शन आपका सही आंसर है, ये प्राकृतिक है। चलिए, प्राथमिक रंग इनमें से कौन नहीं है? एक भी क्वेश्चन को छोड़ना नहीं है, लगाइए आंसर। तो हमने बताया था प्राथमिक कलर RGB, रेड ग्रीन ब्लू, तो पीला इसमें होगा ही नहीं। क्वेश्चन नंबर 13, पानी के नीचे एक पनडुब्बी से पानी का सतह पर वस्तुओं को देखने के लिए किस साधन का प्रयोग होता है? तो पनडुब्बी से पानी का सतह पर वस्तुओं को देखने के लिए ये पेरिस्कोप का इस्तेमाल होता है। इसको याद रखिएगा, पेरिस्कोप। सी ऑप्शन यहाँ पर सही है। जूल किसकी इकाई है? तो सिंपल सा क्वेश्चन है, कार्य या फिर ऊर्जा का मात्रक जूल होता है। तापमान का एसआई मात्रक केल्विन होता है। दाब का या फिर दबाव का एसआई मात्रक पास्कल होता है। बल का एसआई मात्रक न्यूटन होता है। जल का घनत्व किस तापमान पर सर्वाधिक होगा? तो जिन्होंने कल क्लास देखा था बिल्कुल आराम से आंसर बता सकते हैं, 4 डिग्री सेल्सियस पर, ठीक है। 4 डिग्री सेल्सियस पर जल का घनत्व क्या होता है? सर्वाधिक होता है। और इसी तापमान पर जल का आयतन पूछे क्या होता है? तो आयतन सबसे कम होगा 4 डिग्री पर और घनत्व सबसे अधिक होगा, क्योंकि घनत्व का उल्टा होता है आयतन। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे देखिए ऑप्शन को ध्यान से देखिए, 4 डिग्री फ़ारेनहाइट भी है, लेकिन आपको ध्यान रखना है सेल्सियस में होता है ना कि फ़ारेनहाइट में। चलिए, निम्नलिखित में से किस स्थान पर छोटी जी का मान सर्वाधिक होगा? चलिए, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। अब बताइए थोड़ा सा दिमाग लगा के। मान लीजिए ये अर्थ है, ये क्या है? अर्थ है। तो हमने आपको बताया था ये भूमध्य रेखा है, यहाँ पर छोटी जी का मान सबसे कम होगा, यहाँ पर और यहाँ पर छोटी जी का मान सबसे अधिक होगा और सेंटर पर 0 होगा। तो आइए चेक करते हैं। माउंट एवरेस्ट की चोटी पर, अभी याद कीजिए हमने बताया था अगर पृथ्वी के सतह से ऊपर जाते हैं या फिर नीचे आते हैं तो छोटी जी का मान क्या होता है? घटता है। तो मान लीजिए ये अर्थ है और यहाँ पर माउंट एवरेस्ट है, अगर ऊपर जाएंगे तो क्या सतह से ऊपर जा रहे हैं, इसका मतलब छोटी जी का मान घटेगा। लेकिन यहाँ पे पूछा गया सर्वाधिक होगा, तो ये तो होगा नहीं। कुतुब मीनार के ऊपर, कुतुब मीनार पे भी ऊपर जाएंगे तो सतह से ऊपर जा रहे हैं, तो ये भी कम हो जाएगा। भूमध्य रेखा पर ये तो वैसे भी नहीं होगा, क्योंकि भूमध्य रेखा पर सबसे कम होता है। तो बचा आपका केवल अंटार्कटिका के कैंप में। अब अंटार्कटिका कहाँ पर है? तो ये आपका उत्तरी ध्रुव है और ये आपका दक्षिणी ध्रुव है, तो यहीं पर आर्कटिक सर्कल है, ठीक है। तो यहाँ पर आर्कटिक सर्कल है, तो यहाँ पर छोटी जी का मान मैक्सिमम होता है। तो इस प्रकार से आंसर आप लोग लगा सकते हैं। जब बैरोमीटर का पारा अचानक गिर जाए तो यह किस बात का द्योतक है? अच्छा बताइए साथियों, अगर हम समुद्र के अंदर जाएंगे तो छोटी जी का मान बढ़ेगा या फिर घटेगा? दिमाग लगा के बताइए। तो जब बैरोमीटर का पारा अचानक गिर जाए तो आंधी या झंझावात की संभावना होती है। सी ऑप्शन यहाँ पर सही जवाब है। तो देखिए जब पानी के अंदर हम जाएंगे, समुद्र के अंदर, प्रशांत महासागर कोई भी हो, तो छोटी जी का मान घटेगा, क्योंकि हम सतह से नीचे आ रहे हैं, ठीक है। पहाड़ पर भी जाएंगे फिर भी घटेगा। क्वेश्चन नंबर 18, एक लोहे की गेंद पारद या मरकरी से भरी बाल्टी में गिराई जाती है तो क्या होगा?
चलिए अब देखिए, इस क्वेश्चन को आपको बिल्कुल भी रटना नहीं है। आइए आपको समझा देते हैं, फिर कभी इस क्वेश्चन को आप लोग नहीं भूलेंगे। देखिए, आप सभी जानते हैं मरकरी एकमात्र ऐसा धातु है जो कि द्रव अवस्था में पाया जाता है। तो मान लीजिए ये आपका एक बाल्टी है इस तरह से, और ये बाल्टी जो है आपका मरकरी से पूरा भरा हुआ है, और इसमें अगर लोहे की गेंद को हम डालते हैं तो गेंद डूबेगा या फिर तैरेगा, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो आपने आर्किमिडीज का सिद्धांत पढ़ा होगा। मान लीजिए अगर जल है, इसमें अगर कोई चीज़ हम डुबाते हैं तो देखना पड़ता है कि किसका घनत्व कितना है। ठीक है, अगर मान लीजिए ये वस्तु है और ये जल है, अगर इसका घनत्व अधिक है, जो वस्तु हम पानी में डुबाएंगे अगर इसका घनत्व अधिक है पानी के घनत्व से इसका कम है, मान लीजिए पानी का घनत्व कम है और वस्तु का घनत्व अधिक है, तो क्या होगा, ये डूब जाएगा। कोई भी वस्तु तैरता कब है, जब जिस चीज़ में डुबाया जाता है उससे घनत्व कम हो। अब मान लीजिए ये पानी है और इसी का घनत्व अधिक है, और जो वस्तु हम डुबाने वाले हैं इसका घनत्व कम है, तो ये तैरने लगेगा। तो इसके लिए हमको पता करना पड़ेगा लोहा और पारा में किसका घनत्व अधिक होता है। तो लोहा की बात करें, इसका घनत्व कम होता है पारा की तुलना में, पारा का घनत्व अधिक होता है, यानी कि इस बाल्टी में जो पारा है इसका घनत्व अधिक है, और जो हम लोहा डुबाने वाले हैं, लोहा का जो गेंद है इसको डुबाने वाले हैं, इसका घनत्व कम है, तो क्या होगा, ये तैरेगा। ये आर्किमिडीज का सिद्धांत है, आपने पढ़ा होगा 9th क्लास में। तो इसका आंसर क्या होगा, यह बाल्टी की पेंदी में बैठ जाएगा, बिल्कुल गलत है। यह पारे या पारद की सतह पर तैरेगी, बी ऑप्शन यहाँ पर सही है। चलिए, 20 हर्ज से 20,000 हर्ज बारंबारता की ध्वनि निम्नलिखित में से क्या है। इस क्वेश्चन को आज हम तीसरी बार बताने वाले हैं। ठीक है, पहले भी हमने 2 बार बता रखा है। और देखिए साथियों, साइंस अगर आपको समझ में आ रहा है तो आप लोग सेशन को लाइक कीजिए, आपसे रिक्वेस्ट है। तो हमने आपको बताया था 3 ध्वनि के बारे में। ठीक है, अवश्रव्य, श्रव्य, प्राश्रव्य। अवश्रव्य को इंफ्रासोनिक, श्रव्य को बोला जाता है ऑडिबल, प्राश्रव्य को अल्ट्रासोनिक। ठीक है, तो 20 हर्ज से 20,000 हर्ज इसी को हम लोग सुन सकते हैं। ठीक है, तो ये आपका हो जाएगा श्रव्य या फिर ऑडिबल ध्वनि। अगर 20,000 हर्ज से अधिक होगा तो वो अल्ट्रासोनिक में आ जाएगा, यानी प्राश्रव्य में, और 20 हर्ज से कम होगा तो वो हो जाएगा आपका किसमें, अवश्रव्य में, जिसको हम लोग नहीं सुन सकते हैं। हम लोग केवल 20 हर्ज से 20,000 हर्ज के बीच के ही ध्वनि को सुन सकते हैं। डेसिबल का प्रयोग निम्नलिखित में से किसके मापने के लिए होता है। ये तो सिंपल सा क्वेश्चन है, ध्वनि की तीव्रता को मापने के लिए। चलिए, ध्वनि तरंगे नहीं चल सकती है, तो हम कई बार बता चुके हैं निर्वात में ध्वनि तरंगे नहीं चलती है। अच्छा, तीनों में से सबसे अधिक किसमें चलेगा, तो ठोस में, ठोस से कम द्रव में, और सबसे कम गैस में, इसमें तो चलेगा ही नहीं। एक रोगी के शरीर के अंदर देखने के लिए क्या उपयोगी है, तो इसके लिए ऑप्टिकल फाइबर यानी प्रकाशीय तंतु का इस्तेमाल किया जाता है। यहाँ पर सी ऑप्शन राइट आंसर है। चलिए, 2 बिंदुओं के आवेश के मध्य बल F और उनके मध्य की दूरी R है, तो इसके बीच क्या संबंध है। तो F बराबर एक फॉर्मूला होता है, आपने पढ़ा होगा, F = K × Q1 Q2 बटे R²। ठीक है, तो F जो है और F और R में क्या संबंध है, तो F जो है ये समानुपाती है 1/R² का। तो यहाँ पर देखिए दिया हुआ है डी ऑप्शन में। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 24। एक लौह चुंबकीय पदार्थ के लिए उसकी चुंबकीय सुग्राह्यता के लिए क्या शर्तें हैं। अब यहाँ पे देखिए आपको 3 तरह के पदार्थ बताती हैं। ठीक है, यहाँ से क्वेश्चन बनता है। एक होता है प्रतिचुंबकीय, आप लोग लिख लीजिए, हम बोल देते हैं, सभी चीज़ें लिखना पॉसिबल नहीं है। प्रतिचुंबकीय, तो ये जो प्रतिचुंबकीय होते हैं ये चुंबक से दूर भागता है। ठीक है, और इसका जो चुंबकशीलता है वो 1 से कम होता है। तो अगर आपसे पूछे कि प्रतिचुंबकीय पदार्थ का जो चुंबकशीलता है वो क्या होता है, 1 से कम होता है। दूसरा आता है आपका अनुचुंबकीय, अनुचुंबकीय, और अनुचुंबकीय की बात करें, ये चुंबक की ओर थोड़ा थोड़ा आकर्षित होता है, इसलिए इसका चुंबकशीलता जो है वो 1 के बराबर होता है। तीसरा पदार्थ आता है लौह चुंबकीय, लौह चुंबकीय,
फेरोमैग्नेटिक, ठीक है। ये जो है चुंबक की ओर तेजी से आकर्षित होता है और इसका चुंबकशीलता जो है 1 से अधिक होता है। तो प्रति चुंबकीय का चुंबकशीलता 1 से कम, अनुचुंबकीय का 1 के बराबर और लौह चुंबकीय का 1 से अधिक। तो बोला है लौह चुंबकीय पदार्थ है तो उसकी चुंबकीय सुग्राह्यता के लिए सत्य क्या है, कम तो होगा नहीं, ऋणात्मक भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, बचा आपका अधिक यानी 1 से अधिक होता है। तो बी वाला ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 25, जब प्रकाश दूसरे माध्यम के अंदर जाता है तो क्या क्या होता है। याद कीजिए कल हमने आपको बताया था और साथियों आपसे रिक्वेस्ट है क्लास आप लोग साइंस का एक भी छोड़े ना, फिर आपको क्वेश्चन समझ में नहीं आएगा, ठीक है, क्योंकि जो क्वेश्चन कराते हैं वो पिछले क्लास से रिलेटेड होता है। तो मान लीजिए प्रकाश है दूसरे माध्यम में जा रहा है, ऊपर मान लीजिए आपका विरल माध्यम है, नीचे सघन माध्यम है। अगर प्रकाश जाएगा विरल माध्यम से सघन माध्यम में तो क्या क्या चेंज होगा आप लोग लिख लीजिए। तो जब भी प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है तो केवल आवृत्ति नहीं बदलती है, बाकी आपका जो गति है, तरंगदैर्घ्य है, ये सभी बदलेगा, केवल आवृत्ति नहीं बदलेगा। तो जिस ऑप्शन में आवृत्ति है वो तो होगा नहीं, उसकी आवृत्ति में परिवर्तन होता है, बिल्कुल गलत है। उसकी आवृत्ति में परिवर्तन नहीं होता, ये सही है। उसकी गति नहीं बदलती है, बिल्कुल बदलेगा। उसका तरंगदैर्घ्य नहीं बदलती, ये भी बदलेगा। बस आपको इतना ध्यान रखना है कि जब भी प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाएगा तो उसकी आवृत्ति नहीं बदलेगी, बाकी जो भी चीज़ें हैं, गति हो, तरंगदैर्घ्य हो, कुछ भी हो, वो सभी बदलेगा। ये हम बता चुके थे कल, ठीक है। सेल्सियस पैमाने में 5 डिग्री फ़ारेनहाइट बराबर है, यानी कि 5 डिग्री फ़ारेनहाइट को सेल्सियस में बदलना है। तो कल हमने सूत्र आपको बताया था C/5 बराबर F माइनस 32/9। तो 5 डिग्री फ़ारेनहाइट को सेल्सियस में बदलना है, तो जहाँ पर F है वहाँ पर 5 रख दीजिए, यानी F का मान 5 दिया हुआ है। तो C/5 बराबर 5 माइनस 32/9। तो C/5 बराबर माइनस 27/9। 32 में 5 जाएगा माइनस 27, 9 तिया 27 माइनस 3, कोना कोनी गुना करेंगे क्रॉस में तो C बराबर माइनस 15 आएगा। तो डी ऑप्शन यहाँ पर सही है। चलिए, सापेक्ष आर्द्रता मापी जाती है तो ये हम कल बता चुके हैं। हाइग्रोमीटर से सापेक्ष आर्द्रता को मापा जाता है, हाइड्रोमीटर से जल का आपेक्षिक घनत्व को मापा जाता है, पोटेंशियोमीटर से विभव मापी यानी विभव को मापा जाता है। किस प्रकाश की तरंगदैर्घ्य सबसे कम होती है? तो इसका आंसर है बैगनी। अब ध्यान से सुनिए, बैगनी की बात करें तो बैगनी जो प्रकाश है इसकी ऊर्जा लिख लीजिए, ऊर्जा हो गया, आवृत्ति हो गया यानी कि फ्रीक्वेंसी हो गया, प्रकीर्णन हो गया, अपवर्तन हो गया। यहाँ से हमेशा क्वेश्चन आता है, अपवर्तन हो गया, विवर्तन हो गया, ये सबसे अधिक होता है। यानी बैगनी प्रकाश का ऊर्जा भी अधिक होगा, आवृत्ति भी अधिक होगा, प्रकीर्णन भी अधिक होगा, अपवर्तन भी अधिक होगा और विवर्तन भी अधिक होगा। बैगनी कलर का कम क्या होता है? तो केवल तरंगदैर्घ्य। बैगनी कलर का तरंगदैर्घ्य सबसे कम होता है, लेकिन ऊर्जा, आवृत्ति, प्रकीर्णन, अपवर्तन, विवर्तन ये सभी अधिक होता है। और लाल की बात करें जस्ट उल्टा, लाल में क्या होता है? तरंगदैर्घ्य सबसे अधिक होता है। लाल कलर में तरंगदैर्घ्य सबसे अधिक हो जाएगा और बाकी ये सभी चीज़ें जो है वो कम हो जाएगा। तो ये आपको याद रखना है। तो यहाँ पर बैगनी हो जाएगा आंसर। जो भी चीज़ें बताते हैं आपसे रिक्वेस्ट लिखिए। क्वेश्चन 29, कार्य का मात्रक क्या है? तो ये सिंपल सा है, आपका जूल हो जाएगा। चलिए आखिरी क्वेश्चन, प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है? तो ये दूरी की इकाई है प्रकाश वर्ष। अच्छा, यहाँ से क्वेश्चन बनता है एक प्रकाश वर्ष यानी एक लाइट ईयर बराबर क्या होता है? तो 9.46 गुना 10⁻15 मीटर, ये एक प्रकाश वर्ष में दूरी है। ये क्वेश्चन आ चुका है, ध्यान रखिएगा। अगर किलोमीटर में पूछे तो इसमें 1000 से भाग देंगे, यानी कि ये मीटर है और इसको किलोमीटर में बदलना है तो 1000 से भाग देंगे। तो 9.46 गुना 10⁻15 बटे 1000, 1000 को हम ऐसे लिख सकते हैं। फिर 9.46 गुना 10⁻15 गुना 10⁻3 ऊपर जाएगा तो -3 हो जाएगा। अब इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा आपका 10⁻15 में 3 जाएगा 12, ये किलोमीटर में और ये मीटर में। अगर आपको सॉल्व करना नहीं आता है तो इसको याद कर लीजिए, ये किलोमीटर, ये मीटर। तो चलिए साथियों, आज के लिए इतना ही। अब आप लोग कमेंट करके बताइए आपने 30 क्वेश्चन में से आज कितने क्वेश्चन सही किए हैं। और कोर्स के बारे में कुछ भी जानना हो तो नंबर 9631887058 इस पर मैसेज करके पूछ सकते हैं।